हेलो नमस्कार। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो एक भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में। हम लोग पढ़ रहे थे जो मौद्रिक नीति है उसको लेके। मैंने जो बैंकिंग का सिस्टम था उसको लेके कुछ चीज़ें क्लियर थी, वो मैंने क्लियर करवा दी। जहाँ आरबीआई का काम है, नियंत्रण का काम है, कौन कौन सी टूल यूज करता है, ठीक है, वो सभी चीज़ों को लेके हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इसमें कि मौद्रिक नीति का निर्माण कैसा। अब मौद्रिक नीति है तो उसके अंदर दो चीजें होती है, ठीक है। एक है महंगी मौद्रिक नीति, एक होती है सस्ती, ठीक है। महंगी मौद्रिक नीति होगी तो ब्याज दर ज्यादा होगी और सस्ती होगी तो ब्याज दर कम होगी। क्लियर? अगर महंगी मौद्रिक नीति होगी उसको बोलेंगे संकुचित, ठीक है, संकुचित, ठीक है। और सस्ती होगी उसको बोलेंगे विस्तारित। क्योंकि अगर ब्याज दरों को कम करेंगे तो इससे क्या होगा कि लोग ज्यादा पैसा लेंगे, और ज्यादा पैसा लेंगे तो लोग मार्केट में डिमांड करेंगे, पैसा ज्यादा आएगा, ठीक है। इस हिसाब से इससे क्या होता है, अगर संकुचित होगी मतलब मौद्रिक नीति अगर महंगी होगी, संकुचित होगी तो पैसा कम लेंगे, इससे क्या होगा, तरलता कम होगी, मतलब पैसा कम जाएगा। इधर अगर सस्ती होगी तो लोग पैसा ज्यादा लेंगे, और पैसा ज्यादा लेंगे तो तरलता बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ब्याज दर कम होती है, ठीक है। बैंक, आरबीआई और ग्राहक, तीन चीजें हैं। मैंने पिछले वीडियो के अंदर चीजें क्लियर की है। बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, ठीक है, बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं और बदले में ब्याज देते हैं। क्लियर? फिर है बैंक ग्राहकों को उधार देते हैं, बैंक ग्राहकों को उधार देते हैं, बदले में ब्याज लेते हैं, बदले में ब्याज लेते हैं। आरबीआई साख नियंत्रण करता है, ना कि सृजन करता है। इस बात का भी ध्यान रखना, आरबीआई क्या है, साख नियंत्रण करता है, ना कि सृजन करता, ठीक है। ये कंट्रोल करता है, ना कि ये क्रिएशन करता, ठीक है। बैंक साख सर्जनकर्ता होते हैं, क्रेडिट क्रिएटर जिनको बोलते हैं, ठीक है। आरबीआई मौद्रिक नीति, ठीक है, महंगी, जिसके अंदर क्या होता है, अगर महंगी होगी तो ब्याज दर ज्यादा होगी, लोन जो है ऋण लोग क्या करेंगे, महंगा हो जाएगा, लोग कम लेंगे, तो साख सर्जन क्या होगा, कम होगा, और तरलता कम होगी, मतलब उधार कम लेंगे तो तरलता कम होगी, पैसा कम जाएगा, और उच्च मुद्रास्फीति क्या होगी, कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। जो कीमतों में बढ़ रहा जो बढ़ाव चल रहा था वो कंट्रोल में आ जाएगी। इधर देखते हैं सस्ते में क्या होगा कि ब्याज दर कम रहेगी तो लोन सस्ता होगा, लोन सस्ता होगा तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे, और पैसा लेंगे तो साख सर्जन ज्यादा होगी, इससे क्या होगा, तरलता बढ़ जाएगी और समृद्धि दर बढ़ेगी, इससे मुद्रास्फीति होने की संभावना बढ़ेगी। क्लियर? आरबीआई सरकार का बैंक है, मतलब सरकार का प्रतिनिधि है, सरकार के ऋणदाता के रूप में कार्य संचालन का कार्य करता है और सरकारी प्रतिभूति का प्रबंधन करता है। क्लियर? जैसा कि मैंने बता दिया पिछली वीडियो के अंदर, साख नियंत्रण, ठीक है, साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। एक इसमें दो उपाय है, एक मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये चीजें बता दी थी, ठीक है। ये है क्वांटिटेटिव, ये है क्वालिटेटिव। तरलता को नियंत्रण करना और उद्देश्य को पूरा करना। गुणात्मक का उद्देश्य क्या मतलब है कि उद्देश्य को पूरा करना, और मात्रात्मक में तरलता को कम करना। इसमें देखो ये है बैंक दर, तरलता को कम करने में मात्रात्मक में क्या क्या चीज आती है, बैंक दर, फिर एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, तरलता समायोजित सुविधा, ठीक है, ओएमओ और वीआरएस, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और वीआरएस, ठीक है। फिर है उद्देश्य को पूरा करने में देखो इसमें है चयनात्मक साख नियंत्रण, ठीक है, क्या है, चयनात्मक साख नियंत्रण या मार्जिन आवश्यकता, किसमें, गुणात्मक में, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर है साख की राशनिंग, क्रेडिट ऑफ राशनिंग, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, सॉरी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, साख की राशनिंग। फिर है नैतिक दबाव, मोरल सुएशन, ठीक है। फिर है प्रत्यक्ष कार्यवाही करना, डायरेक्ट एक्शन। क्या मतलब होता है इसका, देख लीजिए। चयनात्मक साख नियंत्रण या मार्जिन आवश्यकता मतलब होता है कि जो आरबीआई है वो सेलेक्ट करके लोन देता है कि कौन से बैंक को कितना ब्याज दर के आधार पर पैसा देना है। जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है, रेपुटेशन अच्छी रहती है, तो उसको बैंक को क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, अपने हिसाब से उनको पैसा सेलेक्ट करके आधार पर देता है, चयनात्मक के आधार पर पैसा देता है, ठीक है। फिर बाद में साख की राशि किस बैंक को देना है, मतलब किस बैंक को कितनी राशि देनी है, ये डिसाइड करता है इसके अंदर, ठीक है।
राशनिंग की बात। फिर है नैतिक दबाव, मतलब नीति नियम कार्यवाही ये सारे जो है वो बनाकर कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, आप अगर इनका नियम नहीं मानोगे आरबीआई का तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, अगर आप टाइम पे दोगे तो आपको ये सब, तो नैतिक दबाव बनाया जाता है, उनको सही और गलत के बारे में बताया जाता है, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई, जब आरबीआई सभी को नहीं मानता है, कोई ऋण लेता है, कोई बैंक अपनी मनमानी करता है, कुछ भी करता है, तो वो क्या करता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है, डायरेक्ट एक्शन लेके आता है, ठीक है, ये चीज है। अब यहां बात करते हैं बैंक दर, तरलता समायोजित सुविधा, एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओएमओ खुला बाजार परिचालन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और वीआरएस अनुपातिक कोष प्रणाली, ठीक है। अब इसके अंदर जो शामिल होता है, देखो यहां पर बैंक दर, ये दीर्घकालीन होता है, दीर्घकालीन 91 दिन से अधिक, दीर्घकालीन में कब माना जाता है, 91 दिन से अधिक। आरबीआई बैंकों को क्या करता है, उधार देता है, इसके अंदर क्या है, दीर्घकालीन में 91 दिन से अधिक है बैंक दर में, ठीक है, और आरबीआई बैंकों को उधार देता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तरलता समायोजित सुविधा एलएएफ, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, रेपो रेट आती है, रिवर्स रेपो रेट आती है, एसडीएफ आता है, और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये इसके अंदर शामिल होती है। अल्पकालिक उधार होता है 1 दिन से 91 दिन के बीच में, ध्यान रखना इस बात का। तरलता समायोजित सुविधा है, इसके अंदर क्या होता है, अल्पकालिक उधार होता है 1 दिन से 91 दिन के बीच में, यहां पर क्लियर। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको पढ़ लेते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था ये, खुला बाजार परिचालन। फिर है फॉरेक्स, स्वैप और स्टेबलाइजेशन बंधीकरण, ये इसके अंदर भी व्यवस्था है, ठीक है। ये दोनों चीजें होती है, ठीक है, विदेशों से पैसा लेना, फिर दूसरे को पैसा देना, ये सारी चीज। वीआरएस, ठीक है, अनुपातिक कोष प्रणाली, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जो वेरिएबल जो है रिजर्व सिस्टम, ठीक है, सीआर इसमें होता है, सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर तरलता समायोजित सुविधा, ठीक है, ये सॉरी अनुपात, ठीक है। तो सीआरआर के अंदर क्या होता है, बैंक अपना पैसा कहां जमा कराते हैं, सुरक्षा के तौर पे सीआरआर में जो दर आरबीआई तय करता है, तो बैंक आरबीआई में जमा कराते हैं, और एसएलआर के अंदर खुद रखते हैं, ठीक है, जो नगद के रूप में रख सकते हैं, गोल्ड के रूप में रख सकते हैं, या फिर सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। बैंक दर जो है रेपो, ध्यान रखना, बैंक दर और रेपो रेट, ठीक है, इनमें कम ज्यादा का फर्क है, देख लीजिए आप, ग्रेटर देन नहीं, रेपो दर ग्रेटर देन, ये सॉरी बैंक दर रेपो दर, बैंक दर ग्रेटर देन रेपो दर, ठीक है। अब बात करते हैं शाखा निर्धारण, यहां से बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके अंदर आरआर और ट्रिपल आर आ गया, मतलब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तरलता समायोजन सुविधा, इसका मतलब ये है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है। बैंक दर क्या होती है, पढ़ लेते हैं। आरबीआई जिस दर पर व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक कॉमर्शियल बैंक, कंपनी, वित्तीय संस्था, सरकार, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को उधार देती है, या उस दर को बैंक दर कहा जाता है, क्लियर। अब देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, आरबीआई क्या होती है, बैंक दर के आधार पर कॉमर्शियल बैंकों को देती है, और कॉमर्शियल बैंक जनता को पैसा देती है, इस बात का ध्यान रखना। इसका निर्धारण बैंक स्वयं करते हैं, ठीक है, और यहां निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करता है, क्लियर। अब बात करते हैं, यदि बैंक दर बढ़ती है तो ब्याज दर बढ़ती है, और बैंक दर कम होती है तो ब्याज दर कम होती है। बैंक दर में अगर वृद्धि होगी तो ब्याज दर में वृद्धि होगी, और ब्याज दर में वृद्धि होगी तो पूंजी महंगी होगी, पूंजी महंगी होगी तो उत्पादन लागत ज्यादा होगी, उत्पादन लागत ज्यादा होगी तो उत्पादन महंगा होगा, और उत्पादन महंगा होगा तो जो निर्यात है वो कम होगा, इस बात का ध्यान रखना। और अगर ब्याज दर में वृद्धि होती है तो पूंजी महंगी होती है, पूंजी महंगी होगी तो लोग उधार नहीं लेंगे, उधार नहीं लेंगे तो मांग में कमी आएगी, मांग में कमी होगी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, ये ध्यान रखना दोनों का। बैंक दर से क्या प्रभाव पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर पूंजी महंगी होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकीकरण कम होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगा, और इंडस्ट्री कम होगी तो रोजगार का सृजन कम होगा, रोजगार का सृजन कम होगा तो गरीबी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि रोजगार छूटेगा, लोग बेरोजगार होंगे, ठीक है। पूंजी महंगी होती है, अगर पूंजी महंगी होती है तो क्या होता है, लोग उधार नहीं लेंगे,
पूंजी महंगी होगी तो लोग उधार नहीं लेंगे, उधार नहीं लेंगे तो बाजार में मांग में कमी आएगी और कंपनियों का लाभ गिरेगा। लोगों अगर कंपनियों का लाभ गिरेगा तो लाभांश कम होगा, ठीक है, लाभांश कम होगा तो इससे क्या होगा, कंपनी के शेयर की बिक्री जो है वो, अगर लाभांश कम होगा तो बिक्री गिरेगी, ध्यान रखना। लोग शेयर ज्यादा नहीं खरीदेंगे, बिक्री होगी और बिक्री होगी तो शेयर मार्केट गिरेगा, ध्यान रखना, क्लियर। अगर बैंक दर में वृद्धि होती है क्या प्रभाव पड़ता है, बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव पड़ता है क्या, शेयर मार्केट में गिरावट होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी, निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, निवेश होगा, औद्योगिकरण रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इन सभी पर निवेश, औद्योगिकरण और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यदि बैंक दर कम हो जाती है तो क्या होता है, देख लीजिए, ब्याज दर कम होगी, बैंक दर कम होगी तो ब्याज दर कम होगी, और ब्याज दर अगर कम होती है तो पूंजी सस्ती होगी, पूंजी सस्ती होगी तो निवेश ज्यादा आएगा, निवेश ज्यादा आएगा तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, एक तरफ रोजगार बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, और रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा और गरीबी में कमी आएगी, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास आय का साधन बनेगा। दूसरा, अगर औद्योगिकरण ज्यादा होगा तो पूंजी का निर्माण ज्यादा होगा, और पूंजी का निर्माण ज्यादा होगा तो आर्थिक समृद्धि ज्यादा होगी, मतलब जीडीपी में वृद्धि होगी, और जीडीपी में वृद्धि होगी तो सरकार की आय बढ़ेगी, और सरकार की आय बढ़ेगी तो सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी। कहां खर्च करेगी, जब खर्च करेगी तो लोगों के पास में संसाधनों की व्यवस्था होगी, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ेगी, लोगों की जरूरतें पूरी होगी, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद मिलेगी, और सारी कई सारे आयाम जुड़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर बात करते हैं, बैंक दर अगर ज्यादा होती है तो वही चीजें, बैंक दर ज्यादा होती है तो पूंजी महंगी, निवेश कम, पूंजी महंगी, निवेश कम, औद्योगिकरण कम, तो पूंजी का निर्माण कम, पूंजी का निर्माण कम तो आर्थिक समृद्धि कम। फिर है बैंक दर में कमी तो ब्याज दर में कमी होगी, पूंजी सस्ती होगी, लोग ज्यादा लोग लेंगे, पैसा ज्यादा लेंगे तो बाजार में मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो कीमतों में वृद्धि की संभावना, ध्यान रखना, मांग बढ़े तो कीमतों में वृद्धि की संभावना होगी, और होगी तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। दूसरा प्रभाव, यदि बाजार में मांग में वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है, कंपनियों के लाभ में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्पादन करेंगे वो, और लाभांश में वृद्धि होगी तो शेयर मार्केट में वृद्धि होगी, शेयर की मांग में वृद्धि होगी, ध्यान रखना, शेयर की मांग में वृद्धि होगी तो लोग ज्यादा शेयर खरीदेंगे तो शेयर मार्केट ऊपर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये देख लीजिए आराम से, अब कॉन्सेप्ट को समझिए इसमें, यदि महंगाई को नियंत्रित करना है तो आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर में वृद्धि कर सकती है, ठीक है, कर देती है। यदि मंदी को दूर करना हो तो आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर की कमी कर देती है, ठीक, ये चीजें। निम्न कुछ क्वेश्चन है, निम्न कथन सत्य है, कौन कौन से हैं देख लीजिए। बैंक दर परिवर्तन से आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बैंक दर परिवर्तन से आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बैंक दर में कमी करके मंदी को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, और क्योंकि बैंक दर में अगर कम करेंगे तो लोग ज्यादा पैसा लेंगे, ज्यादा पैसा लेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे, खर्च करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा तो जो और सारी चीज व्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है, रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, मंदी की व्यवस्था धीरे धीरे मार्केट चलने लगेगा तो ठीक है, और बैंक दर में के माध्यम से क्या होगा, औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तीन चीजें हो सकती है, ठीक है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। अब बात करते हैं कि बैंक के सकल जमा का एक निश्चित अनुपात, बैंक के सकल जमा जो जीडीटीएल मैंने बताया उसका एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास में क्या होता है, नगद के रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। फिर बाद में अनुपात 0.15 से ये होता है, मतलब 100 बेसिस पॉइंट के ऊपर 1% होता है, ध्यान रखना 100 बेसिस पॉइंट के ऊपर 1% होता है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि वो कहता है कि 100 बेसिस पॉइंट के ऊपर 1% से बढ़ोतरी होती है, या मतलब 1.25% के हिसाब से, तो 1.25% जो होता है वो होता है। अगर कहता है कि 0.25% के हिसाब से वृद्धि होनी है तो 0.25 के हिसाब से वो चीज होगी, ठीक है। देखते हैं, सीआरआर का निर्धारण आरबीआई करती है, ठीक है। फिर पहले आरबीआई सीआरआर पर ब्याज देती थी किंतु अब नहीं देती है, ठीक है। सीआरआर बढ़ता है तो तरलता कम होगी, अगर सीआरआर बढ़ेगा तो तरलता, मतलब लोगों बैंकों के पास पैसा कम होगा, क्योंकि सीआरआर का जो कैश रिजर्व पैसा है वो जो बैंक का पैसा है वो तो आरबीआई जमा करवा लेगी 18% के हिसाब से,
जो भी दर होती है, ठीक है, मान लो 18% है, तो आरबीआई के पास में बैंकों का पैसा 18% जमा हो जाएगा और उसके ऊपर ब्याज भी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, तरलता कम होगी, मतलब पैसा कम रहेगा, तो कम डेट मतलब बांटने के लिए पैसा कम बचेगा फिर बाद में। और सीआरआर अगर कम होती है तो तरलता ज्यादा, अगर 18% की जगह 5% ही हो तो पैसा ज्यादा बचेगा बैंकों के पास बांटने के लिए। वही चीज है तरलता, बाजार में पैसे या रुपए की आपूर्ति है, ठीक है। तरलता का मतलब क्या, बाजार में पैसे या रुपए की आपूर्ति है। सीआरआर में वृद्धि होती है तो क्या होता है, सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है, तरलता में कमी आती है और लोगों को आसानी से उधार नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि तरलता अगर कमी हो जाएगी, क्योंकि तरलता कमी किस वजह से होगी, क्योंकि सीआरआर में वृद्धि होगी तो बैंकों में पैसा कम रहेगा, और बैंकों में पैसा कम रहेगा तो लोगों को आसानी से रुपया नहीं मिलेगा, रुपया नहीं मिलेगा तो बाजार में मांग की कमी होगी और कंपनियों के लाभ में कमी होगी और उसे लाभांश कम मिलेगा, शेयर की बिक्री कम होगी और उसे शेयर मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। दूसरा, तरलता में वृद्धि से क्या होगा, तरलता में कमी, अब बात करते हैं तरलता में कमी होगी तो क्या होगा, तरलता में अगर कमी होगी, पहला या तो उच्च ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा, पहला, और लोग उधार नहीं लेंगे और बाजार में मांग में कमी आएगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोग मांग करना कम कर देंगे। फिर तरलता में कमी, तो या तो उच्च ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा, निवेश महंगा होगा, निवेश कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा, तो औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार सृजन कम होगा तो गरीबी में वृद्धि होगी, और औद्योगिकरण कम होगा तो क्या होगा, पूंजी का निर्माण कम होगा, और पूंजी का निर्माण कम होगा तो आर्थिक समृद्धि कम होगी, ठीक है, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, सरकार की आय भी कम होगी, ठीक है। सीआरआर में कमी, सीआरआर में कमी करेंगे तो लोगों को आसानी से उधार मिलेगा, उधार मिलेगा तो बाजार में मांग में वृद्धि होगी क्योंकि आगे पैसा आएगा, और कंपनियों के लाभ में वृद्धि होगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, लाभांश ज्यादा होगा तो शेयर मार्केट की खरीद करेंगे और शेयर मार्केट ऊपर आएगा। तीसरा, अगर लोगों को आसानी से उधार मिलेगा, दूसरा तरलता में वृद्धि होगी और कम ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा, इससे क्या होगा, पूंजी सस्ती होगी। सीआरआर में कमी रहने से निवेश ज्यादा आएगा और औद्योगिकरण ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा तो रोजगार का सृजन ज्यादा होगा, रोजगार का सृजन ज्यादा होगा तो जीवन स्तर में सुधार आएगा और आय का वितरण सुनिश्चित होगा। तीसरा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा तो पूंजी का निर्माण ज्यादा होगा, और पूंजी का निर्माण ज्यादा होगा तो आर्थिक समृद्धि ज्यादा होगी, ठीक है। याद देख लीजिए कि सीआरआर में वृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि कम होती है और सीआरआर में कमी होती है तो आर्थिक समृद्धि ज्यादा होती है, ठीक है, फिर उल्टा चलता है। अब बात करते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सांविधिक तरलता अनुपात, ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात, प्रत्येक बैंक अपने पास सकल जमा का एक निश्चित भाग अनुपात नगद या अन्य रूप में अपने पास में रखता है, गोल्ड में, विदेशी मुद्रा में, सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य प्रतिभूति में या ओआईएल बैंक बॉन्ड के रूप में, ठीक है, ये सारी चीजें गोल्ड में, विदेशी मुद्रा में, सरकार द्वारा, ये अब है एसएलआर का निर्धारण, ठीक है, आरबीआई करती है, ठीक है, याद रखना भाई, समय है, विदेशी मुद्रा है, ठीक है, और सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य प्रतिभूति, ठीक है। फिर है, यदि एसएलआर में वृद्धि होती है तो तरलता कमी होगी, ठीक है, क्योंकि बैंकों के पास पैसा कम बचेगा बांटने के लिए, तो एसएलआर में तरलता में एक विपरीत संबंध होता है, अगर एसएलआर कम होगा तो तरलता बढ़ेगी, ठीक है। एसएलआर में अगर बढ़ोतरी होगी तो बैंक के पास उधार देने की क्षमता में कमी आएगी और बैंक के पास तरलता में कमी आ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है, क्षमता में कमी आएगी और तरलता में कमी। इससे क्या होगा, अगर बैंक के पास तरलता में कमी होगी तो या तो उच्च ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा, पहला, दूसरा, इससे क्या होगा, पूंजी महंगी होगी और पूंजी महंगी होगी तो उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो उत्पाद महंगा, प्रोडक्ट महंगा होगा, तो अगर मान लो कि जिनके पास इतना आय नहीं है तो वो खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर बैंक के पास तरलता में कमी होगी तो क्या करेगी, या तो उधार नहीं मिलेगा, पहला, या फिर बाजार में मांग में कमी होगी, या फिर अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये सारी, बाजार में मांग में कमी होगी तो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्लियर। एसएलआर में अगर वृद्धि होती है तो क्या होता है कि तरलता में कमी होगी, तो तरलता में अगर कमी होगी, अगर एसएलआर में वृद्धि करेंगे तो तरलता में कमी होगी, क्यों, क्योंकि पैसा कम रहेगा बैंकों के पास बांटने के लिए, तो इससे क्या होगा, उधार आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक रेट बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा
तो औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, साथ में रोजगार सृजन कम होगा, और रोजगार सृजन अगर कम हुआ तो गरीबी में वृद्धि होगी और आय का वितरण कम होगा। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, यदि तरलता में कमी हुई तो उच्च ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा। दूसरा, उसके बाद में अगर उच्च ब्याज दर पर उधार प्राप्त होता है तो उत्पादन लागत ज्यादा होगी, उत्पादन लागत ज्यादा होगी तो उत्पाद महंगा होगा, उत्पाद महंगा होगा तो निर्यात कम होगा, और निर्यात कम होगा तो कंपनी का लाभ कम होगा, और लाभ कम होगा तो लाभांश कम होगा, और लाभांश कम होगा तो शेयर बिक्री कम होगी। शेयर में अगर बिक्री कम होती है तो शेयर मार्केट नीचे गिरेगा। इस बात का ध्यान रखना। फिर करते हैं एसएलआर के अंदर कमी, तरलता में वृद्धि, ठीक है, कमी होगी तरलता में वृद्धि तो बैंक उधार देने की क्षमता ज्यादा होगी। ध्यान रखना, तरलता में अगर वृद्धि करेंगे, तरलता में वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो बैंक की उधार देने की क्षमता ज्यादा होगी और लोगों को आसानी से उधार मिलेगा। कैसे, देख लीजिए, एसएलआर में कमी करेंगे तो तरलता में वृद्धि होगी तो बैंक उधार देने की क्षमता ज्यादा होगी और लोगों को आसानी से उधार मिलेगा, तो निवेश ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा, रोजगार का सृजन ज्यादा होगा। देख लीजिए आप। तीसरा, बाजार में मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी की आवश्यकता होगी, और आवश्यकता होगी तो इसके लिए निवेश होगा, निवेश होगा तो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, इससे रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फिर खर्चा करेंगे, वही मार्केट रोटेशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तरलता में अगर वृद्धि होगी तो बाजार दर में क्या होगी, गिरावट। बाजार दर में गिरावट होगी तो परिणामतः सरकार को क्या होगा, कम ब्याज चुकाना होगा। अगर ब्याज दर में गिरावट होगी तो परिणामतः सरकार को कम ब्याज चुकाना होगा और राजकोषीय घाटा कम होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन था एक, एसएलआर और विकास में समानुपाती संबंध होता है, गलत। एसएलआर और विकास में समानुपाती संबंध होता है, गलत। एसएलआर और आर्थिक समृद्धि में विपरीत संबंध होता है, सही। एसएलआर और सीआरआर का निर्धारण आरबीआई द्वारा सरकार के सलाह के बाद ही की जाती है, गलत। ठीक है, एसएलआर और बैंक दर में संबंध होता है, गलत। और ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाजार की क्रियाएं आरबीआई क्या करती है, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, आरबीआई प्रतिभूतियों को क्या करती है, बेचती है। यदि उसको मार्केट से तरलता शौक नहीं हो, तरलता को शौक ना हो, मतलब पैसा मार्केट से अपने पास लेना हो, तो क्या करती है, प्रतिभूतियों को बेचती है। प्रतिभूतियों को बेचती है तो लोग उसको क्या करेंगे, जो बैंक है वो क्या करेंगे, बदले में पैसा देंगे, और बदले में पैसा देंगे तो बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा, और बैंकों में पैसा नहीं रहेगा तो लोगों को वो कम बांटेगा तो जो लोग डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर मार्केट से पैसा निकालना होता है तो आरबीआई क्या करती है, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं इनको बेच देती है, और अगर उसको मार्केट में पैसा डालना होता है तो क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेती है ताकि पैसा दे सके। क्लियर, ऐसा आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों को बेचना, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों को बेचना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचना सस्ता किसको, बैंक और वित्तीय संस्था को, फिर व्यक्ति को, दोनों को। ठीक है, आरबीआई यह मॉनेटरी जो पीरियड है, परिपक्वता अवधि, ठीक है, प्रतिभूतियां बेचना किसको, आरबीआई किसको बेचता है, बैंक को, और एक तो ये व्यवस्था एक खरीदता है, मतलब बदले में पैसे की व्यवस्था चलती है। परिणाम क्या होता है, बैंक के पास तरलता की कमी आती है, मतलब स्विच ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, स्विच ऑपरेशन की गतिविधियां होती है, तरलता की कमी आ जाती है। ठीक है, एक है या तो कैश दे दे या फिर सरकारी प्रतिभूति। ठीक है, प्रतिभूति परिपक्वता अवधि के बाद में। ठीक है, और लंबी अवधि की प्रतिभूति है उनकी बात की जा रही है। ठीक है, कुल मिला के बात है, यदि आरबीआई को मार्केट से पैसा लेना है तो प्रतिभूतियों को क्या करती है, वो सेल करती है, और अगर उसको मार्केट में पैसा देना होता है तो क्या करती है, मार्केट जो प्रतिभूतियां हैं उसको खरीद लेती है वो। ठीक है, दो चीजें, और इसके लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज करती है वो। ठीक, एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, बाजार में तरलता को समायोजित करने वाली सुविधा। क्लियर, इसमें है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया। क्लियर, इसमें रिवर्स रेपो रेट के अंदर जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से उधार लेते हैं अल्पकाल के लिए, मतलब 0 से 91 दिन के लिए। ठीक है, और बदले में कुछ गिरवी रखना होता है बैंकों को। और रिवर्स रेपो रेट के अंदर होता है कि आरबीआई ना बैंकों से उधार लेती है
लेकिन इसकी जो रेट है वो कम होती है, ब्याज दर कम होती है, ठीक है, और रेपो रेट की ज्यादा होती है, और ये भी अल्प अवधि के लिए 0 से 91 दिनों के लिए। पुनर्चक्रण रीपर्चेज ऑप्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है, रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है। पुनःक्रय विकल्प दर, आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई उधार देती है, आरबीआई किसको, कॉमर्शियल बैंकों को, एसबीआई को जैसे उधार देती है, जिस दर पर दिया गया है उसे आरआर कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, सॉरी रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। और बदले में क्या होता है, प्रतिभूति सुरक्षा के रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंक आरबीआई से ज्यादा उधार लेंगे, और रेपो रेट अगर बढ़ गया तो बैंक आरबीआई से कम उधार लेंगे, और आरआर कम होगा तो बैंक आरबीआई से ज्यादा उधार लेंगे, और बैंक के पास तरलता में वृद्धि होगी, तरलता में वृद्धि होगी तो बैंक लोगों से आसानी से उधार लेंगे, और इससे क्या होगा, बाजार में मांग में वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि होगी तो मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ावा होगा, उत्पादन को बढ़ावा देंगे तो कंपनी का लाभ बढ़ेगा, कंपनी का लाभ बढ़ेगा तो रोजगार सृजन ज्यादा होगा, और इसके लिए कंपनियां काम करेंगी, ठीक है। तीसरा, अगर बैंक के पास तरलता में वृद्धि होती है तो बैंक कम ब्याज दर पर उधार देंगे लोगों को, इससे क्या होगा, पूंजी सस्ती होगी, पूंजी सस्ती होगी, निवेश ज्यादा होगा, और निवेश ज्यादा होगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्लियर, ये चीज है। फिर रेपो रेट अगर कम होती है तो बैंक के पास तरलता में वृद्धि, वही कॉन्सेप्ट है जो बता रहा हूं घुमा घुमा के, बैंक के पास तरलता में वृद्धि होती है, लोगों को आसानी से उधार मिलेगा, इससे बाजार में मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि होगी, कंपनी के लाभ में वृद्धि होगी, लाभांश में वृद्धि होगी, कंपनी के शेयर की मांग में वृद्धि होगी तो शेयर मार्केट ऊपर चढ़ेगा, रोजगार सृजन ज्यादा होगा, क्या होगा इससे, देखो आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन ज्यादा होगा, रोजगार में मांग बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार की संभावना बढ़ेगी, मंदी को दूर करने की व्यवस्था होगी। अगर रेपो रेट के अंदर वृद्धि होगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, पैसा नहीं रहेगा तो मांग नहीं होगी, लोग खर्च कम करेंगे, कंपनियां उत्पादन नहीं करेगी, उत्पादन नहीं होगा तो लाभांश नहीं होगा, शेयर मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू कम होगी और शेयर मार्केट का लाभ नहीं मिल पाएगा। वही चीजें, लोगों को आसानी से उधार नहीं मिलेगा, मांग की कमी होगी, आपूर्ति सापेक्ष मांग में कमी होगी, कीमतों में गिरावट होगी और मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। उस ब्याज दर पर क्या होगा, उधार प्राप्त होता है, जो पूंजी है वो महंगी होगी, निवेश कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा, पूंजी का निर्माण कम होगा और आर्थिक समृद्धि कम होगी। ठीक है, दोनों चीज ये है। कंपनी का लाभ गिरेगा तो कंपनी के लाभ में कमी होगी, शेयर की बिक्री कम होगी, शेयर मार्केट गिरेगा। और रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो यहाँ जो आरबीआई को क्या करता है, उधार देता है, जिस दर पर जमा होता है उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मतलब जो आरबीआई है वो उधार लेता है बैंकों से उसको, ठीक है, जिस दर पर, और वो कम होता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करेंगे तो परिणामतः व्यावसायिक बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास में जमा करेंगे, ठीक है, और बैंक के पास तरलता में कमी होगी तो बैंक उधार कम देंगे, और कम देंगे तो मांग में कमी आएगी बाजार के अंदर, ठीक है, बाजार में मांग में कमी होगी तो कीमतों आपूर्ति के सापेक्ष मांग कम होगा और कीमतों में क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है। आरआर में कमी होगी तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास नहीं जमा करवाएंगे, ठीक है, मतलब रिवर्स रेपो रेट में कमी होगी, कम करेगा वो, ठीक है। तो बैंक वहां पैसा क्यों जमा करवाएंगे, वो तो मार्केट में बेचेंगे, तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा नहीं जमा कराएंगे तो बैंक के पास तरलता में क्या होगी, वृद्धि होगी, और तरलता में वृद्धि होगी तो बैंक ज्यादा से ज्यादा उधार देंगे, और बैंक ज्यादा से ज्यादा उधार देंगे तो बाजार में मांग में वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि होगी तो मंदी दूर होगी क्योंकि उत्पादन होगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है, तरलता में कमी होती है, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर कमी होती है, तरलता में वृद्धि होती है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन और एलएएफ में अंतर क्या है, देख लीजिए। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन ये दीर्घकालीन तरीका है, प्रतिभूतियों को बैंक, संस्था, निजी व्यक्तियों की खरीद सकते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में प्रतिभूतियों को बैंक, संस्था, निजी व्यक्ति भी खरीद सकते हैं, और दोनों का उद्देश्य तरलता को संयोजित करना है। और एलएएफ के अंदर क्या होता है, ये एक अल्पकालिक तरीका है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और प्रतिभूतियों को केवल बैंक ही खरीद सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। दोनों का अंतर, इधर बैंक और संस्था और व्यक्ति खरीद सकते हैं, लेकिन एलएएफ के अंदर केवल बैंक खरीद सकते हैं, ठीक है। ये अल्पकालिक है, ये दीर्घकालिक ओपन मार्केट ऑपरेशन, दोनों का उद्देश्य तरलता को समायोजित करना है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगी तो परिणामतः व्यावसायिक बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास में जमा करेंगे, बैंक के पास तरलता में कमी होगी, उधार कम देंगे, बाजार में मांग में कमी होगी, आपूर्ति के सापेक्ष कम,
कीमतों में वृद्धि नहीं होगी और मुद्रास्फीति नियंत्रण, वही चीजें जो वापस बताई थी। ठीक है, क्लियर हो गई, दोबारा रिपीट हो गया मेरे हिसाब से। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, बैंक विषम परिस्थितियों से बचने के लिए आरबीआई से क्या लेते हैं, एक दिन का उधार लेते हैं। और उधार अगर एक दिन के लिए ले रहे हैं तो वो अल्पकाल तो है ही है, दूसरा पैसा है ना, जो ब्याज दर है वो ज्यादा होगी, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ब्याज दर होगी इसमें। कम से कम कितना लेते हैं, जैसे 1% 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, ठीक, कम से कम इतना लेना पड़ता है, ठीक है। और एनडीटीएल का अधिकतम कितना ले सकते हैं, जैसे 10% तक होता है। बैंक विषम परिस्थितियों में बचने के लिए आरबीआई के पास उधार लेती है, ठीक है, एक दिन के लिए। उधार की मात्रा एनडीटीएल का 1% होता है एंड नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का 1%, ठीक है। ब्याज दर आर रेपो रेट प्लस 1% ज्यादा होती है, रेपो रेट से 1% ज्यादा होती है। एमएसएफ आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को क्या करती है, उधार देती है, ब्याज दर रेपो रेट प्लस 1%, ठीक है। और जमा क्या करती है, प्रतिभूति, ठीक है। यह प्रतिभूति एसएलआर में शामिल की जाती है, ध्यान रखना इस बात का। एमएसएफ और एलएफएम में अंतर क्या है, एमएसएफ के तहत जो प्रतिभूति आरबीआई को दी जाती है उसकी गणना एसएलआर में होती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इसमें केवल अधिसूचित बैंक ही भाग ले सकते हैं, जो अधिसूचित जो बैंक है वही भाग ले सकते हैं। एलएफ के अंदर क्या होता है, एलएफ के अंदर इसके तहत जमा राशि जो है प्रतिभूति एसएलआर के अतिरिक्त होती है, यह एसएलआर के अंदर शामिल नहीं होती। इसमें व्यावसायिक बैंक, सरकारी बैंक, इसमें व्यावसायिक बैंक कॉमर्शियल बैंक है, जो सरकारी बैंक और एनबीएफसी भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बेस रेट क्या होती है, जिसको आधार दर बोलते हैं, यह वह दर होती है जिससे कम दर पर कोई भी बैंक किसी भी को उधार नहीं देता। बेस रेट क्या होती है, जिससे कम पर कोई भी बैंक जो है वो उधार नहीं देता। इसका निर्धारण बैंक स्वयं करते हैं। अलग अलग बैंक का बेस रेट अलग अलग होता है, क्योंकि सभी बैंकों का संचालन लागत अलग अलग होता है, ठीक है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसको लाया गया है, क्लियर। साख निर्धारण 2015-16 के वित्तीय वर्ष में कुछ परिवर्तन किए गए। प्रत्येक 2 माह पर मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी, पहला। प्रत्येक 2 महीने से समीक्षा होगी, इसका मतलब एक साल में 6 बार। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति के आधार पर के रूप में सीपीआई को शामिल किया, सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। रेपो के अतिरिक्त ट्रम रेपो 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन की बात रखी गई। फिर टाइप ऑफ बैंक, बैंकों के प्रकार, एक है सार्वजनिक बैंक, पब्लिक सेक्टर के बैंक, ठीक है, ऐसे बैंक जिसकी सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा होती है। फिर पीएनबी, यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 100% होती है, क्लियर। सार्वजनिक बैंक उसको कहते हैं, या तो 100% होती है या 50+1%, ठीक, शेयर होल्डिंग जो होती है वो। सार्वजनिक बैंक, यूनिवर्सल बैंक किसको कहते हैं, सार्वभौमिक, ऐसे बैंक जो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों के अंदर काम करते हैं, ध्यान रखना सार्वभौमिक में, जैसे आईसीआईसी, आईडीबीआई, एचडीएफसी, ये सारे। फिर है नैरो बैंक, क्या होता है, जिसको संकीर्ण बैंक बोल जाते हैं, कहते हैं, ऐसे बैंक जो जोखिम रहित क्षेत्रों को उधार देते हैं, केवल जोखिम रहित क्षेत्रों में उधार देते हैं, ध्यान रखना, उनको नैरो बैंक कहते हैं। ऑफशोर बैंक, अपतटीय बैंक क्या होता है, ऑफशोर बैंक विदेशी मुद्रा में जमा स्वीकार करने वाले बैंक। इस तरह की प्रक्रिया को अपतटीय बैंक कहते हैं, ठीक है, ऑफशोर बैंक, ठीक है। फिर है फ्री बैंक, फ्री बैंकिंग क्या होता है, किसी देश के सभी बैंकों को नोट छापने का अधिकार देना, किसी देश के सभी बैंकों को नोट छापने का अधिकार देना, इसको कहते हैं फ्री बैंकिंग, ठीक है। फिर है शैडो बैंक, क्या होता है, ऐसे बैंक जो बैंकिंग अधिनियम के तहत नहीं आते हैं, ऐसे बैंक जो बैंकिंग अधिनियम के तहत नहीं आते हैं किंतु किसी विशेष योजना के तहत जमा स्वीकार करते हैं, जैसे निवेश बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर है अधिसूचित बैंक, म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे मान लो कि कई सारे लोग हैं,
मतलब साथियों का फंड। मान लेते हैं कि 100 लोगों ने एक जगह पैसा लगाया, मान लेते हैं कि एक एक्स व्यक्ति है, मैं एग्जांपल दे देता हूं। देखो समझ लो क्या होता है। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे मान लो कि ऐसे लोग जो है ना, मान लो कि कुछ लोग हैं जो कहीं निवेश करना चाह रहे हैं। अब निवेश करना चाह रहे हैं क्यों? ताकि उनको लाभ मिले भविष्य में, या कभी भी उनको लाभ मिले, जो पैसा लगा रहे हैं वो उनका लाभ मिले। लेकिन ये लोग मान लेते हैं कि एक अक्ष संस्था है, एक अक्ष संस्था है, इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये यहाँ पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि ये पैसा लाभ कमा के देगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर इस पर कैसे भरोसा किया जाए? मान लो कि एक व्यक्ति एक्स व्यक्ति है, और इस एक्स व्यक्ति के ये लोग सारे लोग मिलकर कह रहे हैं कि एक्स व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, और ये व्यक्ति क्या करेगा, हमको पैसा निवेश करेगा और बाद में लाभ कमा के देगा। लेकिन ये आदमी पैसा लेके भाग गया तो इसकी गारंटी कौन देगा? तो वही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि इन सभी लोगों ने क्या किया कि यह आदमी पर भरोसा करना मुश्किल है, पर ऐसी संस्था पर भरोसा कर सकते हैं जो क्या करे, हमको लाभ और सुरक्षा दे सके। तो इन्होंने चुना कि एक काम करते हैं, मीडिएटर को चुन लेते हैं, एसबीआई को। एसबीआई को क्या करते हैं, मीडिएटर को चुन लेते हैं। लेकिन उनको पता है कि ये जो है ये तो सरकार के अधीन है, मतलब इसकी सुरक्षा अगर ये बर्बाद नहीं होगी, ये बर्बाद होगी तो सरकार गिर जाएगी या सरकार बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर सकते हैं, एसबीआई पर भरोसा कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन 10 लोगों ने, इन लोगों ने एसबीआई के कहने पर एसबीआई के अंदर मीडिएटर को शामिल करके क्या किया गया, एक संस्था का निर्माण किया, एक फंड का निर्माण किया गया। उसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड, साथियों का फंड। ये सारा पैसा क्या किया जा रहा है, मीडिएटर कौन बन गई, एसबीआई। तो एसबीआई ने कहा कि एक बात बताओ कि मैं अगर तुम्हारा इतना बड़ा रिस्क ले रही हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपको इसमें क्या मिलेगा, हिस्सेदारी, मतलब लाभ मिलेगा कुछ परसेंट का, ठीक है। अब एसबीआई क्या करती है, एसबीआई करती है निवेश। कहां करती है, शेयर मार्केट के अंदर। इनके लोग जो है वो शेयर मार्केट के अंदर क्या करते हैं, रुपया खर्च करते हैं, और शेयर मार्केट में भरोसेमंद जगह पे पैसा खर्च करते हैं, या किसी भी करके वो पैसा खर्च करते हैं, और पैसे से क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं, और लाभ कमाकर क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस हिसाब से व्यवस्था चलती है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। क्लियर? अब बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर है अधिसूचित बैंक। ऐसे बैंक जो 1934 जो बैंकिंग एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के बैंकिंग अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अधिसूचित बैंक, ठीक है। सार्वभौमिक बैंक आईसीसी, ठीक है, पीएनबी, एसबीआई, निवेश बैंक, ये सार्वभौमिक बैंक पीएनबी, एसबीआई, लेकिन निवेश बैंक नहीं है। सभी सार्वजनिक बैंक, ध्यान रखना, सभी सार्वभौमिक बैंक सार्वजनिक बैंक नहीं होते। ये कह रहे हैं कि सभी सार्वभौमिक बैंक है वो सार्वजनिक बैंक है, नहीं। सभी सार्वजनिक बैंक है प्री बैंकिंग की भूमिका है, नहीं। सभी सार्वजनिक बैंक अधिसूचित बैंक है, बिल्कुल सही। एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बाजार में मुद्रास्फीति नियंत्रण में अल्पकालिक तरीका है, बिल्कुल सही है। एमएसएफ सभी बैंकों द्वारा विशेष परिस्थितियों में लोन मिलता है, ठीक है, सभी बैंकों द्वारा विशेष परिस्थितियों में पैसा देते हैं, ये एमएसएफ उद्देश्य तरलता समायोजित करता है, गलत। एमएसएफ जमा प्रतिभूतियां एसएलआर में शामिल होती है, बिल्कुल सही। एमएसएफ लाभ केवल अधिसूचित बैंक ही उठा सकते हैं, सही।
एलएएफ का लाभ केवल अधिसूचित बैंक ही उठा सकते हैं, गलत। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, गठन 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है। आरजी सेरेया समिति के सुझाव पर गठन हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का गठन आरजी सेरेया समिति के सुझाव पर 2 अक्टूबर 1975। गठन क्यों? समाज में कमजोर वर्गों को रियायती दर पर उधार देने के लिए, ग्रामीण बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। फिर है केलकर समिति के सुझाव पर आरआरबी के विस्तार पर रोक लगा दी गई, ध्यान रखना, ठीक है। बाद में आरआरबी के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया और रियायती दर पर लोन देने की सहायता जो बाध्यता थी वो खत्म कर दी, केवल कमजोर वर्ग को उधार देने की बाध्यता खत्म कर दी, ठीक है। सभी लोग ले सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आरआरबी में हिस्सेदारी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनमें 50% केंद्र सरकार की, 15% राज्य सरकार की और 35% प्रवर्तक जो प्रमोटर होता है, ठीक है, कंपनी बैंक जो भी होता है उसकी बात है, ठीक है। राष्ट्रीयकृत बैंक, ऐसे बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, और 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 200 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी वाले बैंक इसमें शामिल थे और इसमें 19 जुलाई 1969 वाले में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी चुकता पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी। इस प्रकार 20 बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ, किंतु कालांतर में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कौन कौन से? एसबीआई संशोधन अधिनियम, एसबीआई का 33% शेयर बेचकर बाजार से पूंजी जुटा सकती है, ठीक है। एसबीआई 33% शेयर बेचकर बाजार से पूंजी जुटा सकती है। 1994 में राष्ट्रीयकृत बैंक को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई। 1994 में निजी बैंक खोलने की अनुमति दी गई, ठीक है। प्रतिभूति सिक्योरिटीज क्या होती है? सरकारी और निजी क्षेत्रों में। सरकारी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ध्यान रखना, जो राज्य सरकार होती है वो दीर्घकाल के लिए, ध्यान रखना, केवल दीर्घकाल के लिए ही प्रतिभूति जारी कर सकती है। राज्य सरकार केवल दीर्घकाल के लिए जारी कर सकती है, अल्पकाल के लिए नहीं कर सकती, ठीक है। निजी कंपनियां भी प्रतिभूति और शेयर और क्या नाम है बॉन्ड वगैरह जारी कर सकती है, ध्यान रखना। केंद्र सरकार में, केंद्र की बात करते हैं तो ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों आधारों पर रख सकती है। ध्यान रखना, अगर दीर्घकाल की बात करते हैं तो दिनांकित जो प्रतिभूतियां हैं केवल वही, अधिकतम कितने? 50 वर्ष तक, ठीक है। दूसरा, अल्पकाल के लिए 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन, ये 0 से 91 दिन अल्पकाल होता है और 364 दिन प्लस, ठीक है, दीर्घकाल के लिए इस शामिल आता है। ध्यान रखना, सरकारी प्रतिभूतियों को 3 आधारों पर दिया जाता है, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन, ठीक है। 0 से 91 में अल्पकालिक माना जाता है। राज्य, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर सकती है लेकिन दीर्घ काल के लिए, लेकिन वे केवल राज्य विकास ऋण एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन नामक दीर्घकालीन बॉन्ड जारी करती है, इस बात का ध्यान रखना। राज्य सरकारें ट्रेजरी बिल अल्पावधि, ठीक है, जारी नहीं कर सकती। राज्य सरकारें ट्रेजरी बिल अल्पावधि जारी नहीं कर सकती है, केवल 1 वर्ष से अधिक समय के लिए एसडीएल जारी होता है, ध्यान रखना इस बात का। कोष पत्र, ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा अल्पकाल के लिए 1 वर्ष से कम प्रतियोगिता वाले ऋण साधन है, ठीक है। और जारीकर्ता कौन है? भारत सरकार की ओर से आरबीआई इन्हें जारी करता है, ध्यान रखना, भारत सरकार की ओर से आरबीआई इन्हें जारी करता है और जोखिम मुक्त बनाते हैं इनको, ठीक है। बट्टे पर जारी किया जाता है, मतलब अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किया जाता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रिया। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन, जैसे क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या करती है? ई कुबेर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करती है? सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती और बेचती है। सरकारी प्रतिभूतियों को अगर खरीदती है तो तरलता में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और तरलता में बढ़ोतरी होती है तो वृद्धि, जो ग्रोथ है, समृद्धि, बढ़ोतरी होती है। और अगर विक्रय करती है तो क्या होता है? तरलता में कमी होती है, तरलता में कमी होगी तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। एलएफ, तरलता समायोजित सुविधा, ठीक है। रेपो रेट,
रिवर्स रेपो मतलब इसका मतलब रेपो रेट का मतलब क्या है, रीपर्चेज ऑप्शन, पुनः क्रय विकल्प, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट से कम होती है, ध्यान रखना, ठीक है, और रेपो रेट ज्यादा होती है। और एमएसएफ जो होती है वो रिवर्स जो रेपो रेट है उससे ज्यादा होता है, ध्यान रखना। वो रेपो रेट, पॉलिसी रेपो रेट भी बोलते हैं इसको, नीतिगत रेपो दर भी कहते हैं, ध्यान रखना भाई इसका, ठीक है। आरबीआई बैंकों को अगर देता है, मान लो 7 दिन है तो 7 दिन के लिए देता है, तो गिरवी रखता है सरकारी प्रतिभूतियां, जिसे मान लो 100 करोड़ रुपया उधार दे रहा है, ठीक है। तो बट्टे के ऊपर देखो उसको क्या देना पड़ेगा, 105 करोड़ रुपया, ठीक है। अब बट्टे पर देता है दर रेपो रेट 5.50 एक दिन के लिए और 7 दिन का गुणन मतलब 91 दिन तक, ठीक है। रेपो रेट में परिवर्तन होता है तो सभी दरों में परिवर्तन होता है, लेकिन रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट फिक्स होता है 3.35 के हिसाब से, ठीक है। 1% का मतलब क्या होता है, मतलब 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% होता है, ठीक है। अगर 25 बेसिस पॉइंट देते हैं तो 0.25% ये शामिल होता है, ध्यान रखना इस बात का। एमएसएफ एक दिन का उधार होता है एमएसएफ, ठीक है, और रेपो रेट से ज्यादा होता है। ये 2011-12 में ये लाया गया एमएसएफ, और गिरवी रखता है एसएलआर की प्रतिभूति, ठीक है, रख सकते हैं न्यूनतम 1 करोड़ रुपया, अधिकतम एनडीटीएल का 1%, ठीक है, उधार ले सकते हैं। एचडीएफ दर क्या होती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। वीआरएस वेरिएबल रिजर्व सिस्टम, वेरिएबल रिजर्व सिस्टम, अनुपातिक कोष प्रणाली, इसमें क्या होता है सीआरआर और एसएलआर। स्वयं सीआरआर के अंदर बैंक के और जो बैंकों का पैसा वो आरबीआई में रखना होता है, ठीक है, जो परसेंटेज होती है, और एसएलआर के अंदर जो पैसा है वो अपने पास में रखना होता है, बैंकों के पास में, ठीक है, नगद गोल्ड या सरकारी प्रतिभूति के रूप में, ठीक है। एनडीटीएल का ध्यान रखना, एनडीटीएल का जो जीडीटीएल बैंक के पास जमा कुल राशि होती है, जीडीटीएल क्या होती है, बैंक के पास जमा कुल राशि, और ग्रोस ध्यान रखना सकल, ग्रोस का मतलब क्या होता है, सकल मतलब कुल या टोटल, ठीक है। एनडीटीएल कैसे निकलता है, जीडीटीएल में से आईबीएल, आईबीएल का मतलब क्या होता है, इंटर बैंक लिक्विडिटी लायबिलिटी, सॉरी इंटर बैंक लायबिलिटी, ठीक है। अंतर बैंक देयता, बैंक एक बैंक मतलब बैंक में दूसरे बैंक का पैसा जो जमा होता है उसको बोलते हैं, मैंने बता दिया था ऊपर। अंतर बैंक देयता, बैंक का पैसा दूसरे बैंक में जमा होता है, उसको लेके कि दोनों की गणना बैंक 15 दिन में करता है, ध्यान रखना। जीडीटीएल जो होता है, जीडीटीएल इसमें क्या चीज शामिल होती है, मांग जमा प्लस सावधि जमा, क्लियर। बैंक में पैसा आता है दोनों से, फिर 15 दिन का ब्याज जोड़कर क्या होता है जीडीटीएल में मांग जमा प्लस सावधि जमा, मतलब बैंक में पैसा आता है प्लस जो 15 दिन के अंदर जो पैसा है उसका ब्याज जोड़कर, ब्याज जो चुकाता है जो पैसा, उसको क्या बोलते हैं, जीडीटीएल, ठीक है। और इनमें से जो आईबीएल का पैसा होता है दूसरे बैंकों का, उसको निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। जीडीटीएल में से आईबीएल बराबर एनडीटीएल, ठीक है। इसका फिर एसएलआर और सीआरआर के रूप में रखना होता है, ठीक है। एनडीटीएल का निश्चित धन बैंक रखते हैं, और सीआरआर में पैसा आरबीआई के पास जमा बिना किसी ब्याज के, एसएलआर में पैसा स्वयं रखना होता है। वर्तमान दर क्या है, रेपो रेट 5.25% है, रिवर्स रेपो रेट में 3.35% है, एमएसएफ में 5 से 5.50 होता है, और एचडीएफ 5% होता है, ठीक है। सीआरआर 3 से 4% मतलब मीडियम कितना है 3.5%, एसएलआर में 18%, ठीक है। सॉरी मैंने वो उसमें बता दिया था कि सीआरआर में 18% बता दिया था मैंने, ठीक है। मतलब इस आधार पर ये हमारा ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने शुरुआत से बात की थी, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बैंक आरबीआई, ठीक है, बैंक आरबीआई, बैंक क्या करता है, आरबीआई को कहता है कि मुझे क्या चाहिए,
ऋण, बदले में क्या चीज क्या देगा ये, इसको बदले में क्या देगा, ये तो ऋण देगा, बदले में ये इसको क्या देगा, ब्याज। ठीक है, ये जो बैंक है, बैंक किसको देगा, ग्राहकों को। ग्राहकों को क्या करेगा, पैसा देगा, ऋण देगा, बदले में क्या लेगा, ब्याज लेगा। और जो बैंकों का ग्राहक से ब्याज प्राप्त करना क्या कहलाता है, संपत्ति। प्लस जो बैंकों का जमा राशि है, किसमें, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, टाइम लायबिलिटीज में, ठीक है, या टीडी में या आरडी में, जो भी है, जो टोटल पैसा होता है, ठीक है, इनको वापस रिटर्न करना होता है, तो ये क्या होती है, देयता होती है, लायबिलिटीज होती है। क्लियर। तो इस आधार पर ये सारी चीजें होती है। पहली चीज तो ये, ठीक है, ये हमने क्रक्स बता रहा हूं मैं आपको, डिस्कस कंप्लीट कि हमने क्या पढ़ा था। जो भी आरबीआई उपकरण यूज करती है, जैसे आर बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके अलावा सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, तो इन सभी चीजों का, फिर एसडीएफ, तो ये सभी चीजों का इस्तेमाल करती है उपकरणों का। तो इनका इस्तेमाल क्या होता है, तरलता को समायोजित करना, ठीक है, इससे क्या होता है, समायोजित करेंगे तो व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी। क्लियर, ये यहां पर, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, अगर मान लो कि ब्याज जो है वो संपत्ति के रूप में काम करते हैं, ठीक है, ये लाभ होता है, ठीक है। अगर ब्याज जो है अगर ज्यादा होगा और कम होगा तो दोनों में क्या फर्क है, पहला, अगर ब्याज ज्यादा होगा तो लोग या ग्राहक लोग नहीं लेंगे या कम लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा, अगर ब्याज दर ज्यादा होगी तो लोग कम लेंगे, मतलब मांग कम करेंगे, लोग मांग कम करेंगे, पैसा नहीं है हाथ में, पैसा नहीं है तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो उत्पादन इकाइयां हतोत्साहित होगी, तो रोजगार के जो क्षेत्र हैं वहां प्रभावित होगा, ठीक है। रोजगार के क्षेत्र होंगे तो लोग निवेश नहीं कर पाएंगे, बचत नहीं कर पाएंगे, तो वही प्रक्रिया रुक जाएगी। वही चीज इधर है, ठीक है। और यहाँ अगर मान लो ब्याज दर है अगर कम होती है तो उधार ज्यादा होता है, ठीक है, तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, बचत ज्यादा खर्च करेंगे, उत्पादन ज्यादा होगा तो वेतन ज्यादा होगा, पैसा होगा, रोजगार मिलेगा। तो कई सारे आधार हैं जो हमने ऊपर पढ़ा कुल मिला के, ठीक है। इन सभी को पैसा ज्यादा हो जाता है लोगों के पास तो कीमत ना बढ़ाई, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन। उसको कंट्रोल करना हो तो दरों को बढ़ा दिया जाता है, और अगर पैसा ज्यादा लाना हो मार्केट में तो दर को कम कर दिया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से व्यवस्था चलती है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये इस आधार पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वीडियो यहां पर कंप्लीट हो गया। तो मुद्रा और मुद्रा बैंक से संबंधित जो चीजें थी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, डेटा भी हो गया और सारी चीजें, ठीक है। 3 बड़े वीडियो हैं, 2 तो आज ये चौथा वीडियो है, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू।